निजामुद्दीन औलिया दरगाह के 2 मुख्य खादिम पाकिस्तान में लापता हो गए हैं। खबरों के मुताबिक दरगाह के पीरजादे आसिफ अली निजामी और नजीम निजामी टूरिस्ट वीजा पर पाकिस्तान गए थे और उन्हें आखिरी बार लाहौर में देखा गया था। आसिफ निजामी के परिवार के मुताबिक बुधवार शाम को वो लाहौर के दाता दरबार दरगाह पर गए थे, जिसके बाद से उनसे संपर्क नहीं हो पाया है। उनका मोबाइल फोन भी स्विच ऑफ है। वहीं नजीम निजामी को आखिरी बार कराची में देखा गया था। गवर्नमेंट से अभी देखिए हम लोग अपील कर रहे हैं, दुआ कर रहे हैं, दरबार के लोग हैं हम लोग, तो यही दुआ है कि जल्द से जल्द वापस आए अपने मुल्क। आसिफ निजामी और नजीम निजामी की गुमशुदगी के बाद अब भारत सरकार ने भी पाकिस्तान से उसका जवाब मांगा है। विधानसभा चुनाव में बीजेपी की शानदार जीत के बाद पार्टी संसदीय बोर्ड की बैठक में पीएम नरेंद्र मोदी और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह को सम्मानित किया गया। जीत की खुशी में तिरुपति मंदिर से प्रसाद के तौर पर आए लड्डू खिलाए गए। बैठक में पीएम ने सांसदों को ताकीद दी कि जीत से वो अति उत्साह में न आए और विनम्र रहें। पीएम ने कहा कि काम करने वालों को जनता ने जिताया है, इसलिए न चैन से बैठूंगा न बैठने दूंगा। पीएम ने जीत के लिए सभी कार्यकर्ताओं को धन्यवाद दिया। उन्होंने बीजेपी सांसदों को फरमान भी दिया कि वो 26 मई से पहले जनता के बीच 72 घंटे गुजारें और लोगों को सरकार की उपलब्धियां बताएं। उन्होंने कहा अभी हमको और काम करना है। केंद्र सरकार का, भारत सरकार का और भारतीय जनता पार्टी का, अन्य सरकारों का जो जन कल्याणकारी कार्यक्रम है उसको आखिरी आदमी तक पहुंचाना है। पीएम ने सांसदों को युवाओं से जुड़ने को भी कहा। पीएम ने कहा कि सभी सांसद मोबाइल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के जरिए सरकारी कामों का प्रचार करें। सारे सांसदों को तिरुपति का लड्डू मिला। ये हमारी सादगी और सरलता का परिचय है। हम जीत में भी विनम्र हैं। जनता के लिए, गरीबों के विकास के लिए काम करेंगे, यही हम सबों का संकल्प है। यूपी उत्तराखंड में बीजेपी की शानदार जीत के बाद पहली बार राज्यसभा पहुंचे पीएम मोदी का जोरदार स्वागत हुआ। विपक्ष के सांसदों ने तंज कसते हुए कहा कि देखो कौन आया है, तो एनडीए सांसदों ने शेर आया के नारे लगाए। प्रधानमंत्री मोदी जी पूरे पार्टी को जो राह दिखा रहे हैं, अमित शाह जी राह दिखा रहे हैं, उस राह पे और मजबूती के साथ चल रहा है। ये एक प्रण लिया है। कल लोकसभा में भी पीएम मोदी का जबरदस्त स्वागत हुआ था और उनके स्वागत में मोदी के नारों के साथ भारत माता की जय और हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे भी लगे। बीजेपी 18 मार्च को यूपी के नए मुख्यमंत्री का नाम तय कर सकती है। पार्टी के विधायक दल की बैठक 18 मार्च को लखनऊ में होगी, जिसमें विधायक दल के नेता का नाम तय हो सकता है। इस बैठक में बीजेपी के वरिष्ठ नेता वेंकैया नायडू और भूपेंद्र यादव पर्यवेक्षक के तौर पर मौजूद रहेंगे। मुख्यमंत्री पद की रेस में कई नाम चल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का विधायक दल का बैठक 18 तारीख को 5 बजे लखनऊ में होगा। उसी में विधायकों से बातचीत करके वहाँ का नेता कौन हो वो तय करेंगे। इस बीच आज यूपी के बीजेपी अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य की तबीयत अचानक नासाज हो गई। हालांकि बाद में उन्होंने कहा कि ये थकान की वजह से हुआ और मैं पूर्ण स्वस्थ हूँ। इस प्रकार की कोई जो विरोधी या किसी भी प्रकार की अफवाह फैला रहे हो, मैं सभी मीडिया के मित्रों से भी आग्रह करूंगा, मैं पूर्णतः स्वस्थ हूँ। उत्तराखंड में 18 मार्च को नई सरकार काम संभाल सकती है। कल देहरादून में बीजेपी विधायक दल की बैठक बुलाई गई है। इस बैठक के बाद उत्तराखंड के नए सीएम के नाम का ऐलान हो सकता है। नए सीएम के तौर पर त्रिवेंद्र रावत, प्रकाश पंत और सतपाल महाराज के नामों की चर्चा है। ये किसी को पता नहीं है कि मुख्यमंत्री जी की शपथ कौन लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह में पीएम नरेंद्र मोदी और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के मौजूद रहने की उम्मीद है। पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह की अगुवाई वाली कांग्रेस सरकार ने आज शपथ ली। अमरिंदर के साथ नवजोत सिंह सिद्धू समेत 8 विधायकों ने भी मंत्री पद की शपथ ली। शपथ समारोह में कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी, पूर्व पीएम मनमोहन सिंह और राज्यसभा सदस्य डॉक्टर सुभाष चंद्रा भी मौजूद थे। पूर्व सीएम प्रकाश सिंह बादल तबियत ठीक नहीं होने से शामिल नहीं हो पाए। सुखबीर बादल भी नदारद थे। जैसे मैंने कल कहा, परसों कहा कि कांग्रेस पार्टी गोवा में, मणिपुर में, पंजाब में चुनाव जीती थी। बीजेपी ने पैसा का प्रयोग किया, मणिपुर में, गोवा में सरकार चोरी की। कैप्टन साहब के सामने बड़ा बहुत बड़ा एक पहाड़ हैगा जिन्होंने उन्होंने चढ़ना, क्योंकि जिस तरह सारे जानते हैं कि सारे ड्रग्स की वजह नाल इंडस्ट्री कोई है नहीं, किसान जमीना भी
बांझ हो चुके हैं बिकॉज ऑफ एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर। सरकार बनने के साथ कैप्टन अमरिंदर सिंह ने विभागों का भी बंटवारा कर दिया। गृह विभाग अमरिंदर ने खुद रखा है, जबकि मनप्रीत बादल को वित्त और ब्रह्म महिंद्रा को स्वास्थ्य विभाग दिया गया है। नवजोत सिद्धू को डिप्टी सीएम बनाने की अटकलें भी थम गईं। सिद्धू को नगरीय प्रशासन के साथ पर्यटन और संस्कृति मंत्रालय दिया गया है। गोवा में मनोहर पर्रिकर सरकार ने विश्वास मत जीत लिया है। 40 सदस्यों वाली विधानसभा में पर्रिकर सरकार के पक्ष में 22 मत पड़े, जबकि 16 वोट उनके विरोध में पड़े। Right from beginning, they did not have number, and it was only hype, possibly because there was a demand which was coming that Digvijay step down as a general secretary. विधानसभा की कार्रवाई शुरू हुई तो प्रोटेम स्पीकर ने बारी बारी पक्ष और विपक्ष के विधायकों को खड़ा करके गिनती की। बीजेपी के 12, एमजीपी के 3, गोवा फॉरवर्ड पार्टी के 3 और 3 निर्दलीय विधायकों के अलावा एनसीपी के 1 विधायक ने भी विश्वास मत के पक्ष में वोट दिया। पूर्व सीएम प्रताप राणे के बेटे और कांग्रेस के विधायक विश्वजीत राणे वोटिंग के दौरान गैर हाजिर रहे। बाद में विश्वजीत राणे ने अपने इस्तीफे की घोषणा कर दी। ये सब मजाक की चीज बना के रखा है ये प्रभारी लोगों ने, और मुझे नहीं लगता है कि ये पार्टी में कुछ फ्यूचर है। ये पार्टी में मैं रहना नहीं चाहता हूँ, इसलिए मैं एमएलए-शिप से रिजाइन देके खुद वापस लोगों के पास जाके फ्रेश मैंडेट लेके असेंबली में आऊंगा। कांग्रेस के सीनियर नेता मणिशंकर अय्यर ने कहा कि कांग्रेस 2019 में अकेले मोदी को नहीं हरा सकती। हो सके तो एक महागठबंधन, नहीं हो सके तो कम से कम एक गठबंधन हम सन 2019 तक बनाएं। 2-2.5 साल का समय है और फिर हम देखेंगे कि उस मुकाबले में कौन जीतेगा। मणिशंकर अय्यर ने पार्टी के नेतृत्व में बदलाव की मांग भी की। इससे पहले सत्यव्रत चतुर्वेदी और प्रिया दत्त भी कह चुके हैं कि कांग्रेस पार्टी की दशा और दिशा बदलना बहुत जरूरी है। परिवर्तन हो, एक नया चेहरा, एक नई पार्टी का संकल्प, दशा और दिशा दोनों ही बदलने की जरूरत है। ज्यादा लीडर्स नहीं, लेकिन जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है उस स्ट्रक्चर में ध्यान देना चाहिए, उस स्ट्रक्चर को रेक्टिफाई करना चाहिए, क्योंकि हमने रिपीटेडली देखा है कि वो काम नहीं कर रहा है। 2013 में राहुल गांधी के उपाध्यक्ष बनने के बाद से कांग्रेस अब तक 24 चुनाव हार चुकी है। चुनाव आयोग ने ईवीएम से छेड़छाड़ के आरोप को सिरे से खारिज कर दिया है। चुनाव आयोग ने कहा है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के साथ छेड़छाड़ संभव नहीं है। चुनाव प्रक्रिया पूरी तरह सुरक्षित है। बीएसपी प्रमुख मायावती और आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल समेत कई नेता ईवीएम में छेड़खानी के आरोप लगा चुके हैं। समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान ने कहा कि ईवीएम में धांधली की शिकायत की जांच होनी चाहिए। जापान ने ये मशीन बनाई है और जापान में बैलेट से चुनाव होता है। चुनाव मशीनों से उन्हीं जगहों पर होता है जिनसे कंपनियों को पैसा कमाना है, और ये यकीन भी दिलाना है कि आप हमें पैसा दोगे तो आप सत्ता में रहोगे। चुनाव आयोग के सलाहकार रह चुके एक्सपर्ट्स का भी मानना है कि ईवीएम में पर्याप्त सिक्योरिटी फीचर्स हैं। The microcontroller chip in the EVM machine that is only programmable once only once. The programming उसमें बदल नहीं सकता है। यूपी और उत्तराखंड में बीजेपी की बम्पर जीत से चीन परेशान है। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने लिखा है, अब चीन के लिए भारत से समझौते करना आसान नहीं होगा। अखबार का कहना है कि इस जीत से दुनिया में मोदी की हार्डलाइनर छवि और मजबूत होगी। लेख में कहा गया है कि मोदी की मजबूती से सीमा विवाद पर भारत की ओर से किसी भी समझौता करने की संभावनाएं कम होंगी। ग्लोबल टाइम्स के लेख में पीएम मोदी को मैन ऑफ एक्शन बताया गया है और कहा गया है कि 2019 में भी भारत में मोदी सरकार भारी बहुमत से सत्ता में वापसी कर सकती है। भारत ने गिलगित बाल्टिस्तान को पाकिस्तान का 5वां सूबा बनाने के प्रस्ताव का कड़ा विरोध किया है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि जम्मू कश्मीर भारत का अंग था, है और हमेशा रहेगा। इस स्थिति को बदलने की कोई भी कोशिश मंजूर नहीं होगी। दरअसल पाकिस्तान के एक मंत्री ने कहा था कि गिलगित बाल्टिस्तान को 5वां प्रांत बनाने की तैयारी चल रही है। विदेशी मामलों पर पाकिस्तानी सरकार के सलाहकार सरताज अजीज की अगुवाई में एक कमेटी ने इसकी सिफारिश की है। The entire state of Jammu and Kashmir is an integral part, has been an integral part and will be an integral part of India. बीजेपी ने कहा है कि पाकिस्तान 1948 से यही राग अलाप रहा है, लेकिन ये भारत का अभिन्न अंग है। 94 में हमने पार्लियामेंट में इस विषय पर एक रेजोल्यूशन भी किया हुआ था। इसको लेजिटिमेसी देने का जो भी प्रयास आज पाकिस्तान कर रहा है,
जीबी को एक प्रोविंस बनाने का प्रयास जो कर रहा है, ये प्रयास इलेजिटिमेट है। जम्मू कश्मीर का गिलगिट बाल्टिस्तान इलाका फिलहाल पाकिस्तान के कब्जे में है। चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को लेकर पहली बार भारत ने खुलकर अपना एतराज जताया है। रक्षा मंत्रालय की 2016-17 की रिपोर्ट में कहा गया है कि चीन पाकिस्तान का आर्थिक गलियारा भारत की संप्रभुता के खिलाफ है। संसद में रक्षा मंत्रालय की यह सालाना रिपोर्ट पेश की गई थी। रक्षा मंत्रालय की रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद और उसके सरगना मसूद अजहर को पाकिस्तानी सेना से लगातार मदद मिल रही है, जबकि भारत उसे इंटरनेशनल आतंकी घोषित करने की लगातार कोशिश कर रहा है। दिल्ली हाईकोर्ट ने विवादित मुस्लिम स्कॉलर जाकिर नायक के इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन IRF पर बैन लगाने के केंद्र सरकार के फैसले को सही बताया है। IRF ने बैन को चुनौती दी थी, लेकिन उसकी याचिका खारिज करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा और देश की एकता अखंडता के लिहाज से प्रतिबंध लगाने का फैसला सही है। हाईकोर्ट ने सरकार की उन दलीलों और सबूतों को दमदार माना कि IRF पर बैन नहीं लगाने पर युवाओं के आतंकी और कट्टरपंथी समूहों के बहकावे में आने का अंदेशा बना रहता। केंद्र ने गैर कानूनी गतिविधियों के तहत IRF पर 17 नवंबर 2016 को 5 साल का बैन लगाया था। बॉलीवुड स्टार अक्षय कुमार ने छत्तीसगढ़ के सुकमा में शहीद हुए 12 जवानों के परिवारों को 1 करोड़ 8 लाख रुपए की मदद की है। अक्षय ने सभी 12 परिवारों को 9-9 लाख रुपए दिए हैं। अक्षय पहले भी शहीद जवानों के परिवारों की आर्थिक मदद करते आए हैं। हाल ही में अक्षय कुमार ने एक ऐप बनाकर शहीदों के परिवारों को आर्थिक मदद किए जाने का प्रस्ताव गृह मंत्रालय को दिया था। 11 मार्च को छत्तीसगढ़ के सुकमा में हुए नक्सली हमले में 12 जवान शहीद हो गए थे। राजस्थान के जालौर में एक दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में 3 महिलाएं खेत में एक बुजुर्ग को घसीट रही हैं। बुजुर्ग की पिटाई करने वाली महिलाएं हंस रही हैं और भद्दी भद्दी गालियां भी दे रही हैं। 63 साल की इस बुजुर्ग का नाम भीखाराम साहू है और ये जालौर के हालीवाल गांव का रहने वाला है। हैरान करने वाली बात यह है कि बुजुर्ग को पीटने वाली महिलाओं में से एक उनकी बहू, जबकि 2 पोतियां हैं। दरअसल भीखाराम और उनके भाइयों के बीच जमीन को लेकर काफी दिनों से विवाद चल रहा है। 9 मार्च को भीखाराम जमीन को जोतने गए, तभी उनके भाई की बहू और उसकी 2 बेटियां वहां आ गई। उन्होंने भीखाराम को घसीटा, बुरी तरह पीटा और वीडियो बनाया। 9 मार्च का ये वीडियो वायरल हो गया। जब खबर फैली तो पुलिस हरकत में आई। पुलिस ने आरोपी बहू समेत 5 के खिलाफ केस दर्ज किया है। भीखाराम के भाई को गिरफ्तार कर लिया गया है। छह मुस्लिम देशों के लोगों पर ट्रैवल बैन की अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की कोशिशों को फिर झटका लगा है। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के नए आदेश पर अब हवाई द्वीप के फेडरल जज ने रोक लगा दी है। जज डेरिक वॉटसन ने कहा है कि इस बैन का लगना अमेरिका में मुस्लिमों से भेदभाव जैसा होगा। राष्ट्रपति ट्रंप ने 7 मार्च को ही ट्रैवल बैन पर नया आदेश जारी किया था। इससे पहले पुराने आदेश पर सिएटल और होनोलुलु की अदालतें रोक लगा चुकी हैं। ट्रंप 6 मुस्लिम देशों ईरान, लीबिया, सोमालिया, सूडान, सीरिया और यमन के नागरिकों के अमेरिका आने पर 90 दिन की रोक लगाना चाहते हैं। उनकी दलील है कि इससे अमेरिका में आतंकवाद को घुसने से रोका जा सकेगा।